दोस्तों ये स्टोरी बेपनाह प्यार है तुमसे सीजन 2 का पहला भाग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 2 का पहला भाग। 7 साल बाद रघुवंशी मेंशन में आज चहल पहल थी क्योंकि अभिमान का बर्थडे था। हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था और तभी हीर हर्षवर्धन के पास आकर बोली, पीहू के डैडी काम ही करते रहोगे? अरे आज अभिमान का बर्थडे है, कम से कम आज तो काम मत कीजिए। चलिए हम सब मंदिर जा रहे हैं, आप भी चलिए। सारे बच्चों को भगवान का आशीर्वाद दिलवा कर लाइए और कुछ दान पुण्य भी कराइए। हर्षवर्धन अपना लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, जो हुकुम पीहू की मम्मी। ओ जी तुम जैसा कहोगी तुम्हारे ए जी वैसा ही करेंगे। हीर ने मुस्कुराई और कहा, मैं कोई आप पर हुक्म नहीं चला रही, बस आपसे कह रही हूँ कि चलिए सब बच्चों को मंदिर में भगवान के दर्शन करवा आते हैं। आप जानते हैं ना अभिमान को उसके अंदर कितना गुस्सा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि शिवाय और आर्या उसे कैसे संभालते हैं। वह तो किसी की बात नहीं सुनता, पता नहीं इतना जिद्दी किस पर गया है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं अभिमान गुस्से में कुछ कर ना ले। हर्षवर्धन खड़ा होकर हीर के पास आया और उसने अपना एक हाथ हीर की कमर पर डालकर खुद से सटाते हुए कहा, ओ जी कुछ नहीं होगा। अभिमान रघुवंशी फैमिली का खून है और रघुवंशी फैमिली में चाहे कोई कितना भी गुस्सा करता हो लेकिन किसी का बुरा नहीं करेगा। अभिमान भी चाहे कितना भी गुस्सा करता हो लेकिन गुस्से में नुकसान नहीं करेगा। हीर बोली, वह सब तो ठीक है लेकिन गुस्सा करता ही क्यों है? मुझे तो समझ ही नहीं आता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है। 7 साल का हो गया है लेकिन खिलौने से नहीं खेलता। हर्षवर्धन बोला, उसकी इतनी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। तुम्हें अभिमान के गुस्से की फिक्र है या नहीं देखा कि क्रस भी कितना गुस्सा करता है? हीर बोली, क्रस को तो मैं 2 बार मार कर सुधार दूंगी लेकिन आप देख रहे हो ना, सिवाय कभी भी उसके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे तो अभिमान होता है कि उसका अभिमान इतना गुस्सा करता है। आप समझाते क्यों नहीं सिवाय को? बेचारी आर्या पूरा दिन अभिमान के पीछे घूमती रहती है लेकिन अभिमान अपनी माँ की बात नहीं सुनता। हर्षवर्धन का यह रोज का ही था। अभिमान सिवाय का बेटा जो जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता था और सिवाय ने उसके गुस्से को कभी रोकने की कोशिश भी नहीं की और शायद आगे चलकर यही गुस्सा रघुवंशी फैमिली के लिए खतरनाक साबित होता। अगले ही पल पूरी रघुवंशी फैमिली अपने बच्चों के साथ मंदिर में खड़ी हुई थी। सब मंदिर में पूजा करने के बाद दान पुण्य कर रहे थे। हीर ने घर के सारे बच्चों के हाथ से दान करवाया था और सब ने हीर की बात मानकर अपने हाथों से दान भी किया था। सब हीर की बात मानते थे सिवाय अभिमान को छोड़कर। हीर ने अभिमान को बड़े प्यार से कहा, अब चलो तुम भी या कपड़े इन्हें दे दो। इतना कहकर हीर ने एक भिखारी की तरफ इशारा किया। अभिमान बोला, बड़ी माँ हम दान क्यों करते हैं? हीर ने अभिमान को समझाते हुए कहा, ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। अभिमान थोड़ा सा हंसकर बोला, बड़ी माँ भगवान की कृपा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भगवान से और ज्यादा कृपा लेनी चाहिए। और वैसे भी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें भगवान की कृपा की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को दान करना चाहिए, मुझे नहीं। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया और हीर आर्या दोनों ही अभिमान को देख रही थी। आर्या को गुस्सा आ गया। आर्या अभिमान को बुलाते हुए बोली, अभिमान अभी के अभी वापस आओ, चाची जो कह रही हैं वह पूरा करो। अभिमान उस वक्त हर्षवर्धन के पास खड़ा था। अभिमान बोला, माँ मैं नहीं आऊंगा और न ही मुझे दान पुण्य करने में इंटरेस्ट है, प्लीज मुझे यह सब करने के लिए मत कहा कीजिए। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही हीर बोली, रहने दो आर्या, तुम जानती हो उसका गुस्सा यहाँ गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा तो अच्छा नहीं लगता, रहने दो, जब बड़ा होगा सब समझ जाएगा। आर्या बोली, चाची समझ कब आएगा? बताओ मिस्टर ऑलराउंडर कभी इसकी गलतियों पर इसे डांटते नहीं हैं, मैं कहाँ तक इसके ऊपर चिल्लाऊं? आप भी देखती हैं पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा बदतमीज हो गया है, लेकिन मजाल कभी इसके पापा ने इसे डांटा हो। आप देख लेना चाची, एक ना एक दिन इसका गुस्सा हम लोगों के लिए घातक साबित होगा। हीर समझाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा आर्या, चलो उसके नाम का तुम दान कर दो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े भिखारी के हाथ में रखते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे बच्चे को गुस्से में कुछ गलत मत करने देना। मंदिर के बाहर सिवाय गाड़ी के पास खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। हर्षवर्धन और हीर ने उसे भी अंदर आने के लिए कहा था।
लेकिन तभी उसकी कोई अर्जेंट कॉल आ गई और वह बाहर ही खड़ा रहा। तभी शिवाय के पास एक लड़का आया जिसके हाथ में चाय थी। वह लड़का करीब 7 साल का होगा और उसने अपनी कमर पर 1 साल की लड़की को बांधा हुआ था। वह लड़का शिवाय के पास आकर बोला, साहब चाय। शिवाय उस लड़के को ही देखने लगा। उसने फोन कट किया और बोला, मैं तो कोई चाय ऑर्डर नहीं की। वह लड़का बोला, सॉरी साहब, शायद किसी और ने मंगाई थी, मैं गलती से आपके पास आ गया। इतना कहकर वह लड़का वहां से जाने लगा। वह लड़का जा रहा था और शिवाय उस लड़के को ही देख रहा था और तभी शिवाय ने उस लड़के को आवाज लगाकर कहा, ए लड़के इधर आओ। वह लड़का शिवाय की बात सुनकर शिवाय के पास आ गया। शिवाय ने उसकी चाय की छोटी सी टोकरी में से एक चाय का गिलास उठाया और अपनी गाड़ी के ऊपर रखते हुए बोला, कितने पैसे हुए? वह लड़का बोला, साहब 20 रुपए। शिवाय ने अपने पर्स में से 500-500 के 3-4 नोट निकाले और उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, रख लो। वह लड़का बहुत एटीट्यूड के साथ बोला, अरे साहब, बड़े हो तो अपने घर के हो, अमीर हो तो भी अपने घर के हो, मेहनत का कमाता हूँ, भिखारी नहीं हूँ जिसे नोट दिखा रहे हो। 20 दो और चलते बनो। शिवाय को कहीं ना कहीं उस लड़के का एटीट्यूड अच्छा लग रहा था, लेकिन वह एटीट्यूड नहीं था, उसे तो स्वाभिमान कहते हैं जो उस लड़के के अंदर था। शिवाय बोला, अरे रख लो, या जो तुम्हारी बहन है इसके काम आएंगे। वह लड़का बोला, नहीं साहब, मैं मेरी बहन को आराम से पाल सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिवाय समझ गया कि यह लड़का पैसे नहीं लेगा। शिवाय ने अपनी जेब में से 20 रुपए निकालकर उस लड़के की हथेली पर रखते हुए कहा, माँ बाप नहीं है तुम्हारे? वह लड़का बोला, बाप हमें छोड़कर भाग गया और माँ पागल हो गई, पागल खाने में है, इसीलिए तो मैं अपनी बहन को अपने पास रखता हूँ। शिवाय को कहीं ना कहीं उस लड़के पर और उसकी बहन पर तरस आ रहा था। शिवाय बोला, पढ़ते लिखते नहीं हो, सारी जिंदगी चाय बेचनी है? वह लड़का बोला, ओ साहब, या लेक्चर जाकर उन्हें दो जिनके घर में खाने के लिए खाना हो, मेरे घर में नहीं है। देख रहे हो ना मेरी बहन कितनी छोटी है, मैं मुश्किल से अपनी बहन का पेट पालता हूँ, पढ़ाई कैसे करूंगा? आप जैसे बड़े लोग बस लेक्चर देना जानते हैं, कभी भूखे पेट रहे हो तो पता चले कि पढ़ाई बाद में आती है और पेट पहले पालना पड़ता है। इतना कहकर वह लड़का वहां से अपनी बहन को लेकर चला गया। शिवाय के दिल को उस लड़के की बात भा गई। शिवाय उस लड़के को ही देख रहा था। वह लड़का एक चाय की दुकान पर गया, उसने अपनी टोकरी उस चाय की दुकान पर रखी और थोड़ी देर बाद चाय वाले ने उसे दूसरी टोकरी दे दी। उस लड़के ने दूसरी टोकरी उठाई और फिर से इधर उधर चाय बेचने चला गया। शिवाय ने अपना फोन लिया और किसी को कॉल करके कहा, यहाँ मंदिर के बाहर एक चाय की स्टॉल है, वहाँ एक लड़का है जो अपनी बहन को कमर पर बांधकर चाय बेच रहा है, कुछ जुगाड़ करके इस लड़के को पढ़ाई का इंतजाम करो। और इसकी माँ हॉस्पिटल में है जो शायद पागल है, इसकी माँ का इलाज भी करवाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, हम देख लेंगे। शिवाय बोला, देख लेंगे नहीं, जितनी जल्दी हो सके मेरा आर्डर फॉलो करो, कुछ दिनों बाद फिर पूछ लूंगा, समझे? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, पक्का मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट करूंगा। शिवाय ने फोन कट कर दिया। तभी शिवाय के पास अभिमान भागता हुआ आया। शिवाय ने अपने बेटे को देखा तो अपनी बाहें फैला दी और अगले ही पल अभिमान अपने पापा की गोद में चढ़ गया। शिवाय ने अभिमान के गाल पर किस करके कहा, हैप्पी बर्थडे, कैसा है मेरा चैंपियन? अभिमान बोला, बिल्कुल ठीक हूँ पापा, पर मुझे यह बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी माँ आपको मेरी शिकायत करने वाली हैं क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो क्या आप मुझे डांटोगे? शिवाय फिर से अभिमान के गाल पर किस करके कहा, बिल्कुल नहीं, भला मैं अपने चैंपियन को डांट सकता हूँ? यह सुनते ही अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी शिवाय की नजर फिर से उस चाय वाले लड़के पर गई। शिवाय ने अभिमान से कहा, अभिमान, उस लड़के को देख रहे हो जो चाय बेच रहा है? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, कौन? वह भिखारी? शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, ऐसा नहीं कहते अभिमान, गंदी बात। अभिमान अपने एटीट्यूड में बोला, पापा प्लीज मुझे ऐसी गंदी चीजों को मत दिखाया करो। शिवाय बोला, मैंने कहा ना ऐसे नहीं कहते, उसके पेरेंट्स नहीं हैं।
इसलिए वह चाय बेच रहा है। अभिमान बोला, लेकिन मेरी तो माँ बाप की पूरी फौज है जो मुझे या मत करो वह मत करो कहती रहती हैं। तो प्लीज मुझे ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस मत करो जो मेरे लेवल का नहीं है। अगर करना ही है तो ऐसे इंसान से कराओ जिसे मैं टक्कर दे सकूं। सिवाय बोला, अभिमान तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन वक्त है ना जो हर किसी का गुरूर तोड़ देता है, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा गुरूर ना टूट जाए। और रही बात तुम्हें टक्कर देने की, तो छोटी सी चींटी हाथी को भी टक्कर दे देती है। अभिमान उस लड़के को देखकर बोला, आप कहना क्या चाहते हो कि वक्त मुझे इससे टक्कर दिलाएगा? सिवाय बोला, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या पता यह लड़का पढ़ लिख कर कोई बिजनेसमैन बन जाए और तुम्हारा कंपटीटर। सिवाय की बात सुनकर अभिमान थोड़ा हंसकर बोला, पापा ऐसा नहीं होगा, यह इंसान मुझे जिंदगी में कभी टक्कर नहीं देगा, कभी भी नहीं। खैर छोड़िए, घर चलते हैं। अभी तो मुझे आप लोगों के कहने पर केक भी कट करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल बकवास लगता है। मुझे समझ नहीं आता आप लोग केक क्यों कट करवाते हो। अगर खाने का इतना ही मन है तो खुद भी कट करके खा सकते हो, लेकिन पूरे दुनिया भर के बच्चों को बुलाकर मेरा केक कटवाते हो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अभिमान की बात सुनकर सिवाय ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पता नहीं तेरा तो क्या होगा। तेरी माँ मुझसे लड़ती है और एक तू है जो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अभिमान बोला, पापा अब आप लेक्चर देना हो गया हो तो घर चले। सिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही सब मंदिर से बाहर आने लगे। सिवाय ने फिर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ अभिमान चलते हैं। लेकिन अभिमान अब अपना अभिमान थोड़ा कम करो। थोड़ी देर में सब गाड़ियों में बैठ गए। सिवाय की गाड़ी जब उस चाय वाले के आगे से गुजरी तो सिवाय की नजर फिर से उस लड़के पर चली गई जिसने अपने कमर पर अपनी बहन को बांधा हुआ था। सिवाय ने अपना चश्मा अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, बच्चे तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सब रघुवंशी मेंशन वापस आ गए। अभिमान सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। देव 9 साल का हो गया था, फिर भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलता था। कृष हर्षवर्धन का बेटा जो बिल्कुल अपने पापा पर गया था। जब गुस्सा आता था तो बहुत गुस्सा करता था, वरना पूरा टाइम समझदारी की बातें ही करता था। तभी कृष खेलता हुआ हीर के पास आ गया और बोला, माँ युग कब आएगा? हीर बोली, बच्चा फोन तो किया है रूही राजवीर को, पता नहीं कब आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि घर के फंक्शन में भी यह लड़की सबसे बाद में आती है। और तभी दृष्टि बोली, चाची आप जानती तो हो राजवीर को उसे अपने रेस्टोरेंट का काम भी तो देखना होता है, और राजवीर भी नहीं आएगा तो रूही तो आएगी ही नहीं। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन जब तक युग नहीं आएगा क्रिस को चैन नहीं पड़ेगा। 18 साल बाद 5 स्टार होटल का एक कमरा, 27 साल का एक लड़का उस होटल के कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में बियर की बोतल थी, आंखों में दर्द, उसकी आंखें लाल हो गई थी। बस वह रोया नहीं, वरना आंखें तो छलकने के लिए तैयार थी। उसकी वाइट शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे क्योंकि उसके सीधे हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस वक्त उस लड़के को कोई भी देखता तो वह देखता ही रह जाता। यह लड़का अंदर तक टूट चुका था। उस लड़के ने अपना फोन निकाला और नशीली आंखों से उस फोन की स्क्रीन को देखकर किसी का नंबर डायल किया और फिर लाउड स्पीकर पर फोन करके कहा, अबे तुझे कितनी देर पहले कहा था कि एक लड़की का इंतजाम कर दे। सामने से आवाज आई, सर प्लीज एक बार और सोच लीजिए। अगर रघुवंशी मेंशन में किसी को पता हो गया तो सब आप पर बहुत नाराज होंगे। ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, एक बार और सोच लीजिए। सर आपके पापा को तो पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज सर, आप जानते हैं कि रघुवंशी फैमिली लड़कियों की कितनी इज्जत करती है। इस तरह से मत कीजिए सर, आज रात की बात है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। वह लड़का चिल्लाते हुए बोला, तू मेरा मैनेजर है कि मैं तेरा मैनेजर हूँ? जो कहा है वह कर। और रही बात रघुवंशी मेंशन में सबको पता चल जाएगा तो चल जाए, पता मैं डरता नहीं हूँ। वैसे भी मेरे पापा कौन सा मुझसे खुश हैं, उन्हें तो मैं नालायक लगता हूँ। सामने से आवाज आई, सर ऐसा नहीं है, प्लीज सर मान जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए। वह लड़का फिर से चिल्लाते हुए बोला, जो कहा है वह करो, जितनी जल्दी हो सके मेरे कमरे में एक लड़की भेजो, वरना तुम्हारी नौकरी गई। और अगर रघुवंशी इंडस्ट्रीज से निकाला तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें नौकरी पर रख ले। इसलिए जो कह रहा हूँ वह करो, जितनी जल्दी हो सके एक लड़की का इंतजाम करो।
सामने से फिर से आवाज आई, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, रघुवंशी फैमिली लड़कियों को बहुत इज्जत करती है। इस बार वह लड़का चिल्लाते हुए बोला, रघुवंशी फैमिली लड़कियों की इज्जत करती है ना, लेकिन लड़कियां तो रघुवंशी फैमिली की इज्जत नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? अब एक और सवाल नहीं, जो कहा है वह करो। 10 मिनट के अंदर मेरे कमरे में एक लड़की भेजो। इतना कहकर उस लड़के ने मोबाइल फोन उठाकर वहीं बालकनी में जोर से फेंक दिया। देखकर ही लग रहा था कि उस लड़के के अंदर आग जल रही है, जिसे वह शांत करना चाहता है। उस लड़के के हाथ में जो बियर की बोतल थी, उसने एक ही झटके में उस बियर की बोतल को खत्म कर दिया और फिर उसे भी खींचकर दीवार में मारा। दीवार में लगने से वह बोतल बालकनी के फर्श पर बिखर गई। वह लड़का अंदर आया, उसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उस लड़के ने कमरे के अंदर जाकर एक फ्रिज खोला, उसमें से एक और बियर की बोतल निकाली और अगले ही पल वह बियर की बोतल भी खत्म हो गई। उस लड़के ने फिर गेट की तरफ देखा, जैसे वह उस लड़की का इंतजार कर रहा हो, और तभी उस कमरे का गेट खुला। लड़के ने कमरे के गेट को देखा तो देखता ही रह गया। उस कमरे के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र करीब 21 साल होगी। उस लड़की ने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरती निखर कर आ रही थी। खुले बाल, कानों में ईयर रिंग्स, चेहरे पर मेकअप, डार्क लिपस्टिक, देखकर ही लग रहा था कि भला की खूबसूरत है। वह लड़का उस लड़की को ही देखता रहा, जबकि उस लड़की की आंखें हल्की सी नम थी। चेहरे से ही पता चल रहा था कि खुश होकर यहाँ नहीं आई, बल्कि मजबूरी में आई है। वह लड़की डरते डरते अंदर आई। वह लड़का उस लड़की को ही देखता रहा और तभी उस कमरे में उस लड़के का मैनेजर भी आया। मैनेजर ने उस लड़की को देखकर कहा, देव सर अभी तो यही मिली है। देव ने अपने मैनेजर को नहीं देखा, बल्कि उसकी नज़र तो उस लड़की पर ही टिकी हुई थी। देवव्रत ने एक हाथ से मैनेजर को जाने का इशारा किया और मैनेजर वहां से कमरा बंद करके चला गया। जैसे ही कमरा बंद हुआ, उस लड़की की घबराहट दुगनी हो गई। उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह देव को देख भी ले। साफ पता चल रहा था कि बहुत बड़ी मजबूरी में वहां खड़ी है। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस लड़की के करीब गया। देवव्रत ने उस लड़की के चेहरे को पकड़कर थोड़ा सा उठाया तो उस लड़की की आंखों में पानी था। देव के हाथ लगाने से वह लड़की पूरी तरीके से कांप गई और देवव्रत जो उस लड़की को ही देखता रहा। उस लड़की का चेहरा देव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। देव बिना बोले उस लड़की की गर्दन पर अपनी सांस छोड़ने लगा और वह लड़की अंदर तक कांप गई। देव उस लड़की की कंपन को महसूस कर रहा था। देव ने अपना माथा उस लड़की के माथे से लगाकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, जी सरगम। कितनी उम्र है तुम्हारी? देव ने दूसरा सवाल किया। सरगम फिर से लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, जी जी 21 साल। देव सरगम से थोड़ा सा दूर होकर बोला, यह सब पहली बार कर रही हो? सरगम ने सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने अगले ही पल सरगम के कमर पर हाथ डालकर खुद से सटा लिया और सरगम के दोनों हाथ देव के सीने पर चले गए। देव बोला, कोई बात नहीं, मेरा भी पहली बार है। इतना कहकर देव ने अपने होंठ सरगम के गाल पर रख दिए और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हरकत करने लगा। सरगम तो अंदर तक कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जैसे जैसे देव हरकत कर रहा था, वैसे वैसे सरगम का कांपना भी बढ़ रहा था। सरगम को कांपता हुआ देखकर देव को हल्का सा गुस्सा आ गया और उसने सरगम को खुद से दूर करते हुए कहा, यह सब तुम्हारे बस की नहीं है और कभी यह सब नहीं किया तो क्यों आई थी? यहाँ से निकलो, मेरा भी मूड खराब कर दिया। सरगम हाथ जोड़कर बोली, सर मैं करूंगी, सर सर प्लीज सर मैं कर लूंगी, सर प्लीज प्लीज मैं कर लूंगी। देव ने चुटकी बजाकर सरगम से कहा, तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ यहाँ से। कांपती रहोगी तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारा वेस्ट कर रहा हूँ, निकलो यहाँ से। सरगम 2 कदम आगे बढ़कर बोली, नहीं सर प्लीज सर, मुझे पैसे चाहिए। सर सर प्लीज सर, मैं कर लूंगी सर, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज सर। देव बोला, अच्छा तो चलो, मेरे शर्ट के बटन खोलो। सरगम की आंखों से पानी बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होगा, लेकिन जो भी होता सरगम उसे एक्सेप्ट कर लेती। वह तो आज यह सब एक्सेप्ट करने ही आई थी। सरगम कांपते हुए हाथों से देव की शर्ट के बटन खोलने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से एक ही बटन खोला था कि देव ने सरगम का हाथ पकड़ लिया। सरगम ने आंसू भरी आंखों से देव को हैरानी से देखा तो देव ने अचानक
अचानक ही सरगम के माथे को चूम कर कहा, परेशान हो? यह सुनते ही सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल देव ने सरगम को अपने सीने में समेट लिया। पता नहीं क्यों देव के गले लगाते ही सरगम का रोना छूट गया और उसने भी देव को कसकर गले लगा लिया। हालांकि दोनों ही पहली बार मुलाकात थी, लेकिन दोनों के अंदर एक दर्द था जिसे शायद दोनों ही बांट रहे थे। देव ने धीरे से कहा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान, और शायद इसीलिए गलती करने वाला था, लेकिन अब नहीं करूंगा। सरगम रोती रही और देव सरगम को सीने से लगाए हुए खड़ा था। सरगम जितना रोती, देव को ऐसा लगता जैसे उसका दर्द निकल रहा है, या कह सकते हैं कि देव इस वक्त अपने दर्द को भुलाकर सरगम के दर्द को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद देव सोफे पर बैठा हुआ था और सरगम देव की बैंडेज कर रही थी। देव अभी भी नशे में था, लेकिन इतना समझ रहा था कि सरगम अच्छी लड़की है और शायद किसी मजबूरी में यहाँ आ गई। सरगम ने देव की बैंडेज कर दी। देव बोला, क्यों चाहिए पैसे? सरगम ने गर्दन झुकाकर कहा, मजबूरी है। देव ने कहा, मजबूरी है तो यह काम क्यों कर रही हो? और भी तो बहुत सारे काम है, पढ़ी लिखी नहीं हो? सरगम बोली, जी ग्रेजुएट हूँ, बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और वापस से फ्रिज में से एक बियर की बोतल निकालकर सोफे पर आकर बैठ गया और उसमें से एक सिप लेकर बोला, जॉब नहीं लगी तो यह काम करोगी? सरगम बोली, जी करना नहीं चाहती, लेकिन अर्जेंट पैसे चाहिए। देव ने कहा, कितने पैसे चाहिए? सरगम बोली, जी 1 लाख। देव ने एक सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? यह सुनते ही सरगम ने नम आंखों से देव को देखा। अभी 1 घंटे पहले तो देव उसका दर्द बांट रहा था और अब बदले में उसे कुछ चाहिए। देव की बात सुनकर सरगम को फिर से घबराहट होने लगी। सरगम गर्दन झुकाकर फिर बोली, आप कर लीजिए, मैं इस बार कॉपरेट करूंगी। सरगम की बात सुनकर देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ उठाया और सरगम के गाल पर हल्का सा मार कर कहा, पागल लड़की। इतना कहकर देव खड़ा होकर बालकनी में चला गया और सरगम उसने तो अपना एक हाथ उस गाल पर रख लिया जिस पर देव ने अभी अभी हल्का सा चाटा मारा था। देव बालकनी में जाकर बोला, माँ बाप नहीं है तुम्हारे? सरगम बालकनी में आते हुए बोली, जी नहीं, माँ बाप होते तो यहाँ थोड़ी होती, मैं भी आपकी तरह एजुकेटेड होती, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही होती। देव ने बियर की बोतल से सिप लेते हुए कहा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। देव ने बियर की बोतल खत्म की और अंदर जाकर फिर से सोफे पर बैठ गया। फिर उसने सरगम को अपने पास आने का इशारा किया। सरगम देव के पास जाकर खड़ी हो गई। देव ने सरगम के हाथ पकड़े और अपने सिर पर रखते हुए कहा, थोड़ी देर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। सरगम देव का सिर दबाने लगी। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। सरगम धीरे से बोली, सर एक बात पूछूं? देव ने कहा, हाँ पूछो। सरगम बोली, सर आप भी परेशान हैं? देव बोला, हाँ मैं भी परेशान हूँ। सरगम बोली, सर आपके माँ पापा हैं? देव बोला, माँ पापा मेरे घर में तो दुनिया भर के माँ पापा हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे कई भाई हैं। सरगम बोली, सर आप फिर भी इतने परेशान हो, आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती? देव बोला, मेरी फैमिली जरूरत से ज्यादा मुझे प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मैं उनके प्यार से चिढ़ जाता हूँ। सरगम बोली, सर फिर आप क्यों परेशान हैं? आपकी फैमिली है, आपके भाई हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप परेशान हैं। मुझे देखो, मेरी तो फैमिली भी नहीं है, अपना कोई घर भी नहीं, पेट भरने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती हूँ, आज इतनी मजबूर हो गई कि अपने आप को बेचने पर भी उतारू हो गई। सरगम सिर दबाती हुई आगे बोली, सर आपके पास तो पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ती हूँ, आपको भी अपनी प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए। देव ने सरगम का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लिया और खुद सोफे से उठकर कालीन पर बैठ गया। उसने एक बार फिर सरगम के हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रखा और बोला, ज्ञान बहुत बांटती हो? सरगम एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, नहीं सर, भला मेरी क्या औकात है मैं किसी को ज्ञान दूं, बल्कि मुझे तो आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। आप कितने अच्छे हैं कि आपने मेरी मजबूरी समझ ली, कोई और होता तो मेरे आंसू नहीं देखता, अपनी जरूरत पूरी करता। सरगम की बात सुनकर देव ने हंसकर कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझकर और तुम्हें पैसे दे दूंगा? यह सुनते ही सरगम के हाथ रुक गए, उसकी आंखें जो बहने से रुक गई थी उन आंखों में फिर से पानी आ गया। सरगम को देव का नेचर समझ ही नहीं आ रहा था।
कभी तो देव उसका दर्द बांटता और कभी उसे उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर कर देता। सरगम अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, मैं कुछ समझी नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सरगम ने एक बार फिर हिचकिचाते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हो? देव ने पलटकर सरगम को देखा और एक बार फिर सरगम की खूबसूरती में खो गया। देव बोला, एक बात कहूँ तुम्हें, तुम बहुत खूबसूरत हो। सरगम के गाल हल्के से लाल हो गए। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, थैंक यू सर। लेकिन अगले ही पल सरगम ने हैरानी से कहा, सर मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाहते हो? देव बोला, तुम्हें पता है मैं पिछले 2 दिन से सोया नहीं हूँ और ना ही घर गया हूँ। मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। तुम मुझे सुला दो। अगर तुमने मुझे सुला दिया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब तुम मुझे कैसे सुलाओगी या तुम सोचो, नहीं तो चली जाओ, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। सरगम को देव की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने अपना थोड़ा सा सिर खुजलाया और बोली, सर मैं कैसे? देव ने एक गहरी सांस लेकर फिर कहा, कैसे करोगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे सुलाना होगा। मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरे घर से कई बार फोन आ गया लेकिन मैं किसी का भी फोन रिसीव नहीं कर रहा। मुझे शांति चाहिए, एक लंबी नींद चाहिए और वह नींद मुझे तुम दे सकती हो। अब तुम यह कैसे करोगी तुम सोचो, लेकिन मुझे नींद की बाहों में ले जाओ जहां मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। अगर तुमने मुझे सुला दिया तो मैं तुम्हें 1 नहीं 2 लाख दूंगा। सरगम तो देव को ही देख रही थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था वह देव को कैसे सुलाएगी। कुछ सोचकर सरगम उठ गई। उसने पहले खुद को देखा तो उसने बहुत अनकंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। सरगम बोली, सर यहाँ कुछ कपड़े हैं। देव ने कहा, कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसमें मेरा लोअर टी शर्ट होगा। सरगम कबर्ड के पास गई। उसने कबर्ड खोला, देव के लोअर टी शर्ट निकाली और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सरगम लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आई। देव की नजर फिर से सरगम पर ही टिक गई। सरगम बेड पर बैठ गई। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहा, आइए सर आपको सुला देती हूँ। देव तो अभी भी कालीन पर ही बैठा हुआ था, सरगम को देख रहा था और उसने कहा, तुम मुझे कैसे सुलाओगी? सरगम बोली, मैं सुला दूंगी, आप पहले मेरे पास आइए। देव अपनी जगह से उठकर सरगम के पास चला गया। जैसे ही उसने सरगम को गले लगाने की कोशिश की, सरगम हल्का सा तेज और गुस्से में बोली, मैंने यह करने के लिए नहीं कहा। देव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो बाहें फैलाकर क्यों बैठी थी? सरगम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप यहाँ आइए। देव बोला, मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? तुम मुझे अपनी गोद में बैठा लोगी? तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा ही भारी हूँ, भरकम हूँ और तुम बहुत ज्यादा ही नाजुक? सरगम ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, यहाँ अपना सिर रखिए। देव ने अपना सिर सरगम की गोद में रख लिया और बेड पर लेट गया। सरगम ने अपना हाथ देव के माथे पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद देव बोला, ऐसे नहीं सोऊंगा मैं, ऐसे तो मेरी माँ भी कर देती हैं, मुझे ऐसी नींद नहीं आएगी। सरगम बोली, सर आप थोड़ी देर चुप तो रहिए। और सरगम फिर से देव को सहलाने लगी। सरगम बोली, सर आपको बुखार है? देव बोला, मुझे नहीं पता, बस मुझे सोना है, मुझे सुला दो। सरगम ने फिर से देव का सिर हल्का हल्का दबाना शुरू किया और फिर उसके हथेली को भी हल्का हल्का रब करना शुरू कर दिया। सरगम कभी देव का सिर दबाती, कभी उसकी हथेली, कभी उसकी उंगलियों को दबाती और कभी उसके सीने पर हाथ रखकर हल्का हल्का मसाज करती और फाइनली 1 घंटे बाद देव नींद की आगोश में चला गया। देव के सोते ही सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि देव हल्की हल्की खर्राटे ले रहा था। सरगम ने देव का सिर जैसे तैसे तकिए पर एडजस्ट किया और फिर बेड से उठ गई। सरगम ने देव को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद जाकर सोफे पर लेट गई और थोड़ी ही देर में सरगम भी नींद की आगोश में चली गई। रात के करीब 2:30 बजे खांसी की आवाज से सरगम की आंख खुली। उसने देखा तो देव नींद में ही खांस रहा था। सरगम को समझते देर नहीं लगी कि देव की तबीयत खराब है, लेकिन रात के 2:30 बजे सरगम क्या करती थी? सरगम जल्दी से देव के पास आई और उसने देव के सीने को फिर से सहलाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से देव ने खांसना बंद कर दिया और सरगम ने महसूस किया कि देव का शरीर अब बुखार से तपने लगा है। सरगम ने उस कमरे का गेट खोलने की कोशिश की लेकिन उसे वह गेट ही नहीं खुला।
शायद सरगम पहली बार किसी 5 स्टार होटल में आई थी। उसे पता भी नहीं था कि गेट कैसे खुलता है। वह बहुत जोर से गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे गेट नहीं खुला। थक हार कर सरगम जल्दी से बाथरूम में आई और वहां से बाउल में पानी लेकर आई। सरगम ने फिर रुमाल लिया और उसे पानी के बाउल में डुबाया और उसकी पट्टी बनाकर देव के सिर पर रखने लगी। सरगम ऐसे ही कभी देव के हाथों पर गीला रुमाल फिराती, कभी सीने पर, कभी गले पर, कभी माथे पर, कभी उसके तलवों पर गीला रुमाल रखती। सरगम पूरी रात ऐसे ही देव का बुखार उतारने के लिए स्ट्रगल करती रही। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे तो डर था कि कहीं सुबह तक देव को कुछ हो ना जाए। सरगम ने कई बार उस कमरे में फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे फोन भी नहीं मिला। फोन तो देव ने बालकनी में ही तोड़ दिया था। पूरी रात सरगम देव का बुखार कम करने की कोशिश करती रही। 1 सेकंड के लिए भी उसने अपनी आंखें बंद नहीं रखी और आखिर में सरगम की भी आंख लग गई और वह भी सुबह के करीब 7 बजे देव के साथ बेड पर ही सो गई। सुबह के करीब 9 बजे देव का मैनेजर उस कमरे के बाहर आया। उसने गेट खटखटाया, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। देव के मैनेजर की हिम्मत नहीं थी कि वह कमरे में ऐसे ही चला जाए, लेकिन जाना तो पड़ता ही। आखिर देव का फोन लग नहीं रहा था और मैनेजर यह भी जानता था कि वह लड़की बहुत शरीफ है। पता नहीं कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। और यही सब सोच सोच कर मैनेजर का भी दिमाग खराब हो रहा था। आखिरकार मैनेजर ने हिम्मत करके गेट खोल दिया। मैनेजर अंदर आया। उसने देव और सरगम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मैनेजर ने सबसे पहले अपनी आंखों को मला और फिर से आंखें खोल कर देखा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, पर देव सो रहा था, जबकि मैनेजर भी जानता था कि पिछले 2 दिन से देव सोया नहीं है। मैनेजर ने सरगम को देखा, जो देव के पैरों के पास सो रही थी और उसके हाथ अब भी देव के तलवों पर ही थे और उसके दूसरे हाथ में गीला रुमाल था। मैनेजर थोड़ा-सा आगे आया। उसने देव की बाजू पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए धीरे से कहा, "सर उठ जाइए, सर प्लीज उठ जाइए।" मैनेजर के 2-3 बार जगाने पर देव की आंख खुल गई और देव ने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। देव जैसे-तैसे उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया और तभी उसकी नज़र सरगम पर गई, जो अभी सो रही थी। देव और देव के मैनेजर ने फर्श पर नज़र घुमाई तो वहां जगह-जगह गीला हो रहा था। कल रात सरगम बार-बार बाउल का पानी बदलने के लिए बाथरूम में जाती थी और इसी वजह से पानी कई बार फर्श पर गिर भी जाता था। देव की नज़र एक बार फिर सरगम पर ही ठहर गई। मैनेजर ने धीरे से कहा, "सर कल रात आप सो गए थे?" देव बोला, "हाँ यार, इस लड़की ने मुझे सुला दिया। अच्छी लड़की है, लेकिन इसके हाथ में रुमाल क्यों है और यह यहाँ क्यों सो गई?" मैनेजर बोला, "सर इसे जगाकर पूछ लेते हैं।" देव ने कहा, "नहीं, रहने दो, सोने दो, जब उठेगी उठ जाएगी। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो।" और तभी मैनेजर ने कहा, "सर मेंशन से कॉल आ रही है, आप एक बार बात तो कर लो।" देव ने कहा, "बोल दो आज डिनर पर मिलेंगे।" इतना कहकर देव बाथरूम में चला गया। मैनेजर ने एक बार सरगम को देखा और फिर बोला, "शायद यही लड़की है जो देव सर की खोई हुई नींद वापस ला सकती है।" लेकिन सर ने और इस लड़की में तो जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच कुछ होगा, लेकिन कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर मैनेजर भी वहां से चला गया, क्योंकि मैनेजर को सरगम और देव के नाश्ते का इंतजाम करना था। देव बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ था। बाहर कमरे में पानी की आवाज से सरगम की आंखें खुल गई। उसने अपने पास देव को नहीं देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही पल उसे समझ आ गया कि शायद देव नहा रहा है। सरगम जल्दी से उतरी और उसने बिना सोचे समझे बाथरूम का गेट खोल दिया। सामने देव खड़ा था, जो नहा रहा था। सरगम को ऐसे देखकर देव की चीख निकल गई, जबकि सरगम वह तो देव को गुस्से में देख रही थी। उसने टॉवेल उठाया और देव के पास गई। उसने सबसे पहले शावर बंद किया और देव की कमर पर टॉवेल लपेट दिया। देव तो आंखें फाड़े सरगम को ही देख रहा था। बेशक कल रात देव नशे में कुछ भी करने वाला था, लेकिन अब तो देव के अंदर उसके पापा आ चुके थे, जो बहुत शरीफ थे। वहीं सरगम को तो देव के ऐसे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उसने देव की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर कमरे से बाहर लेकर आई। फिर उसने देव को सोफे पर बैठाया और जल्दी से दूसरा टॉवेल लेकर आई और उसने देव का सिर पोंछने लगी। देव को तो समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को आखिर क्या हो गया है। देव ने गुस्से में सरगम का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? मैं नंगा नहा रहा था और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। इस बार सरगम को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सरगम बोली, शर्म मुझे नहीं आती कि शर्म आपको नहीं आती? आपको किसी ने नहीं बताया कि बुखार में नहाना नहीं चाहिए? मैं पूरी रात आपके सिर पर पट्टी रखती रही, पैर पर, हाथ पर, हर जगह गीला रुमाल फिराती रही ताकि आपको कुछ ना हो, और आप सुबह उठते ही पानी में डुबकी लगाने लगे। अरे नहीं नहीं, आप तो सुबह उठते ही बारिश में नहाने लगे। अब बताओ किसे शर्म आनी चाहिए? देव खड़ा हो गया और दांत पीसता हुआ सरगम को देखकर बोला, तो यह बात तो तुम मुझे बाथरूम के बाहर से भी बता सकती थी, लेकिन तुम तो सीधा बाथरूम में घुस गई और नंगा था मैं। सरगम को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सरगम बोली, तो सब नंगे ही नहाते हैं, कपड़े पहन करके तो कोई नहीं नहाता। और अगर मैं आपको बाहर लेकर नहीं आती तो आप और ज़्यादा नहाते और आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती, और फिर मुझे पैसे कौन देता? देखो, मेरे आपके बीच डील हुई थी, अगर मैं आपको सुला दूंगी तो आप मुझे पैसे देंगे। कल मैंने आपको सुला दिया तो सो गए, लेकिन मेरी नींद हराम हो गई। आपको पता भी है पूरी रात मैं कितना परेशान रही। आपका फ़ोन ढूंढा, वह भी नहीं मिला। गेट खोलने की कोशिश की, वह भी नहीं खुल रहा था। पूरी रात मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज भाग रही थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। और फिर मुझे पैसे कौन देता? और फिर मेरी छोटी का क्या होता? सरगम अपने ही धुन में बोली जा रही थी और देव सरगम को ही देख रहा था। कल रात सरगम जितना डर रही थी, घबरा रही थी, सरगम इस वक्त उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल रही थी जैसे कि उसका कोई अपना हो। और तभी मैनेजर ने गेट खोला। मैनेजर के हाथ में एक ट्रॉली थी जिसे वह धकेल कर अंदर ले आया। मैनेजर ने देव को सिर्फ टॉवल में देखा तो बोला, सर आपके कपड़े। देव ने सरगम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने तो पहने हुए हैं। मैनेजर ने एक बार सरगम को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर देव को देखकर कहा, सर मैं आपके लिए दूसरे कपड़े अरेंज करता हूँ। देव बोला, हाँ प्लीज कर दो। मैनेजर वहां से चला गया और देव सोफे पर बैठ गया। सरगम वैसे ही की वैसे ही खड़ी हुई थी। देव ने कहा, अब खड़ी ही रहोगी या आ जाओ नाश्ता कर लो? सरगम बोली, सर अब आपकी तबीयत ठीक है ना? देव ने कहा, ठीक तो नहीं थी, लेकिन तुमने बहुत एफर्ट लगाया तो मैं ठीक हो गया, थैंक यू। सरगम बोली, कोई बात नहीं सर, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे अर्जेंट जाना है। देव बोला, पैसे भी दे दूंगा, पहले बैठो ना, नाश्ता कर लो। सरगम बैठ गई। देव ने उसके लिए प्लेट में नाश्ता सर्व कर दिया और सरगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, या लो अच्छे से खाना खा लो, उसके बाद तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। सरगम ने नाश्ते की प्लेट देखी तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। देव ने सरगम को देखकर कहा, क्या हुआ, भूख नहीं है? नाश्ता पसंद नहीं है? रो क्यों रही हो? सरगम बोली, सर 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना। देव को यकीन नहीं था कि जो लड़की उसके सामने बैठी है उस लड़की ने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। देव बोला, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उसे एक्सेप्ट करो। सरगम बोली, सर मैं यह खाना अपने साथ ले जाऊं? देव हैरानी से सरगम को देखने लगा तो सरगम ने कहा, सर मेरी छोटी है ना, वह भी 2 दिन से भूखी है, वह भी खा लेगी। देव समझ रहा था कि सरगम सच में बहुत ज्यादा मजबूर है, लेकिन फिलहाल देव ने रिजेक्ट नहीं किया। देव बोला, तुम बैठकर खाना खा लो, मैं तुम्हारी छोटी के लिए पैक भी करवा दूंगा। यह सुनते ही सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह अपने आंसू पोंछ कर बोली, सच में सर, आप मेरी छोटी के लिए भी खाना दे देंगे? देव ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वहां मैनेजर आ गया। मैनेजर के हाथ में एक पार्सल था जिसमें शायद देव के कपड़े थे। मैनेजर ने पार्सल देव को देते हुए कहा, सर आपके कपड़े। देव ने पार्सल ले लिया और मैनेजर की तरफ देखकर कहा, तुम इस लड़की के लिए भी कपड़े ले आओ और इसकी छोटी के लिए भी। सरगम जो कि नाश्ता कर रही थी वह बोली, नहीं कपड़े नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरे पैसे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। देव बोला, तुम चुपचाप नाश्ता करो, मैंने कहा ना, जहां तुम कहोगे मैं छोड़ दूंगा। इतना कहकर देव ने अपने मैनेजर को देखा और बोला, इसके और इसकी छोटी के कपड़े और खाना लेकर आओ, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। फिर देव अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। मैनेजर ने सरगम को देखा और बोला, आपकी छोटी कितनी छोटी है?
करीब 2 घंटे बाद देव ने गाड़ी एक घर के बाहर रोक दी। देव ने सरगम के लिए एक पर्पल कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर की लेगी मंगवाई थी। सरगम ने इस वक्त उसे ही पहना हुआ था और उसके हाथ में कुछ पैकेट भी थे जिसमें देव ने सरगम और उसकी छोटी के लिए बहुत सारे कपड़े और खाना दिया था। देव बोला, उतरो। सरगम ने एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से देव को देखा। सरगम को बार बार पैसों की बात बोलने में शर्म आ रही थी। इस वक्त शर्म से ज्यादा पैसे इंपॉर्टेंट थे। देव तो जानता भी नहीं था कि सरगम को पैसे क्यों चाहिए। अगर जान जाता तो शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, लेकिन देव ने सरगम से उसकी मजबूरी पूछना जरूरी ही नहीं समझी और खुद से सरगम ने बताया नहीं। भला वो एक अजनबी को अपनी प्रॉब्लम क्या बताती, और वह अजनबी था ही उसकी मदद क्यों करता। देव ने सरगम को देखा तो चुटकी बजाकर कहा, सरगम उतरो। सरगम अपने सेंस में आई और गर्दन झुकाकर, यह सुनते ही देव ने कसकर आंखें बंद कर ली और अपनी गाड़ी के बैक साइड में रखा एक बैग उठाया और उसमें से 2 लाख निकालकर सरगम की गोद में रखते हुए बोला, यह लो कल रात की कीमत। पैसे देखते ही सरगम की आंखें फिर से भर आई। सरगम ने देव की तरफ देखा, पैसे उठाए, उसे माथे से लगाया और फिर हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। देव ने हंसकर कहा, रोना बंद करो और थैंक यू मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए। तुम नहीं जानती पिछले 2 दिन से मैं कितना परेशान हूँ, लेकिन कल रात एक अच्छी नींद ली। सरगम ने अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी से उतर गई। सरगम ने एक बार फिर झुक कर देव को देखा और बोली, थैंक यू सर। देव ने पलकें झुका दी और अगले ही पल अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। सरगम पैसे लेकर जल्दी से उस घर के अंदर गई। सरगम ने जैसे ही बैग खोला, सामने एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत की उम्र 45 या 50 साल के आसपास होगी। वह औरत थोड़ी हेल्दी थी और उस घर में 3-4 लड़कियां भी थी जो उस औरत के पास जमीन पर बैठी हुई। सरगम ने उस औरत को देखकर कहा, खान बीबी मैं पैसे ले आई हूँ, कहाँ है मेरी छोटी। उस औरत का नाम खान बीबी था और वह लड़कियों से उल्टे सीधे काम करवाती थी। सरगम और उसकी छोटी भी इस खान बीबी के चक्कर में फंस गई थी। खान बीबी ने सरगम के सामने एक लड़की को चाटा मार कर कहा, कितनी बार कहा है कि तुझे यहाँ कीमत तो चुकानी पड़ेगी वरना चली जा मेरे घर से। कल तुझे जिस आदमी के साथ भेजा था तूने उस आदमी का सिर फोड़ दिया। अब वह आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। चुपचाप आज रात उसके साथ चली जा और उसे समझा बुझाकर मना ले। अगर उसने पुलिस केस कर दिया ना तो तू भी चक्की पीसेगी और मुझे भी चक्की पिसवाएगी। खान बीबी की बातों से लग रहा था कि वह बहला फुसला कर लड़कियों को अपने घर लाती है और उसके बाद उन लड़कियों से उल्टा सीधा काम करने के लिए मजबूर करती है। सरगम ने खान बीबी को देखकर फिर से चिल्लाते हुए कहा, सुनाई कम देता है खान बीबी, तुमने कहा था कि अगर मैं पैसे ले आऊंगी तो तुम मेरी छोटी को छोड़ दोगी। खान बीबी बोली, तो तू क्या पैसे कमा कर लाई? अरे तुझे भी तो कल रात अमीर आदमी के पास भेजा था। तुझे देखकर तो लगता है उस अमीर आदमी को अच्छे से खुश करके आई है ना। चल पैसे दे। सरगम बोली, तुमने जो कहा मैंने किया, अब चुपचाप मेरी छोटी को मेरे हवाले कर दो। खान बीबी बोली, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हाथ आई हुई चिड़िया जाने दूंगी? अरे खुद को आईने में देख, तू तू तो तरासा हुआ हीरा है। तुझसे तो मैं ना जाने कितने पैसे छपवाऊंगी। और तेरी वह बहन, क्या नाम है उसका, मीरा, मीरा तो तुझसे भी ज्यादा सुंदर है और अभी अभी जवान हुई है। उसे तो मैंने 5 लाख में बेच दिया। यह सुनते ही सरगम जहां खड़ी थी वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसके लिए यह शौक से कम नहीं था कि जिन पैसों के लिए वह कल रात खुद को बेचने के लिए तैयार हो गई, वह पैसे भी उसकी छोटी की इज्जत नहीं बचा पाए। सरगम को गुस्सा आ गया और उसने वहीं रखा एक वास उठाया और खान बीवी की तरफ देखते हुए कहा, शर्म नहीं आती खान बीबी, एक औरत होकर छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी खराब करती हो। बता मेरी बहन कहाँ है, बता मेरी छोटी कहाँ है, वरना सच कहती हूँ आज ही तुम्हें जान से मार दूंगी। खान बीबी को वास नहीं लगा, लेकिन वह भी गुस्से में बोली, या धमकी जाकर किसी और को देना, मैं ना होती तो तुम दोनों को तो पहले ही कोई नोच डालता। सरगम को खान बीवी पर गुस्सा आ रहा था। सरगम आगे आई और उसने बिना सोचे समझे खान बीवी के गाल पर एक चाटा मार दिया। खान बीवी का चेहरा एक तरफ हो गया। सरगम चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती? तुमने हमें बचाया है? अरे तुमने हमें बचाया नहीं बल्कि नरक की आग में धकेल दिया।
तुम्हारे जैसी औरतें ही हम जैसे बच्चों की जिंदगी खराब करती हैं। इतना कहकर सरगम खान बीवी को मारने के लिए उतारू हो गई। वह बिना सोचे समझे खान बीवी के बाल नोचने लगी। तभी खान बीवी ने सरगम को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, मल्लिका सोना, जल्दी यहाँ आओ। इतना कहते ही खान बीवी की दो मुलाजिम वहां आ गई। खान बीवी ने उन दोनों औरतों को देखकर कहा, पकड़ो इसे। उन्होंने सरगम को पकड़ लिया। सरगम छटपटाने लगी, लेकिन औरतों ने सरगम को नहीं छोड़ा। सरगम सुलगती हुई आंखों से खान बीवी को देख रही थी और खान बीवी ने उठकर सरगम का मुंह अपने एक हाथ में पकड़ा और उसे दबाते हुए गुस्से में बोली, बहुत शौक है ना अपनी छोटी को बचाने का, जा बचा ले उसे। मैंने उसे ब्लू हेवन होटल में भेज दिया। अब तक तो वह किसी रईसजादे की जरूरत पूरी भी कर चुकी होगी। जा, अगर तुझमें हिम्मत है तो जा बचा ले अपनी बहन को। इतना कहकर खान बीवी ने उन दो औरतों को सरगम को छोड़ने का इशारा किया और उन्होंने सरगम को छोड़ दिया। सरगम वहां से जाने लगी, लेकिन फिर उसने पलटकर वहां खड़ी छोटी छोटी लड़कियों को देखा, जिनकी उम्र 14 या 15 साल के आसपास होगी। पता नहीं क्यों सरगम के दिमाग में क्या आया, उसने खान बीवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, इन लड़कियों को छोड़ने का क्या लोगी। यह सुनते ही खान बीवी जोर जोर से हंसने लगी। सरगम ने चिल्लाते हुए कहा, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या लोगी। बच्चों को छोड़ने का। खान बीवी बोली, अरे मैं क्या लेती, अगर तू दे सकती है तो चल, एक बच्ची का 1 लाख दे दे और अपने साथ ले जा। सरगम की भौहें तन गई। उसे खान बीवी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बच्चों को देखकर उसने कहा, ठीक है खान बीवी, मैं आज शाम को आऊंगी और 2 बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। खान बीवी ने सरगम को ताने मारते हुए कहा, क्या बात है, लगता है जिस आदमी की रातें रंगीन करके आई है उस आदमी ने तुझे बहुत पैसे दिए हैं। सरगम भी चिल्लाते हुए बोली, खान बीवी जुबान पर लगाम दो, हर कोई तुम्हारे जितना गंदा नहीं होता। बहुत भला इंसान था, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। खान बीवी हंसते हुए बोली, जा जा, यहाँ ज्ञान मत दे, जाकर अपनी बहन को बचा ले। और मैं खान बीवी वादा करती हूँ, अगर तू 1 लाख लेकर आई तो मैं तेरे साथ एक लड़की को भेज दूंगी। इतना कहकर खान बीवी ने अपने सीने पर 2 बार हाथ मारा। सरगम ने भी खान बीवी की आंखों में देखकर कहा, मैं सरगम तुमसे वादा करती हूँ कि इन सारी बच्चियों को यहाँ से आजाद करवा दूंगी। तुम्हें लगता है ना कि दुनिया में सिर्फ भेड़िए हैं, लेकिन कल मैं एक फरिश्ते से मिलकर आई। खान बीवी बोली, अरे चल चल, 100 नवाबों में से एक बढ़िया मिल गया, इसका मतलब यह नहीं कि सारी दुनिया बढ़िया हो गई। सरगम भी तंग भरी मुस्कान के साथ गुस्से में बोली, लेकिन किसी की पूरी दुनिया एक इंसान में बसती है, समझी। इतना कहकर सरगम ने वक्त नहीं गंवाया और वहां से चली गई। सरगम ने कैब बुक की और जल्दी से ब्लू हेवन होटल पहुंची। सरगम ब्लू हेवन होटल के रिसेप्शन पर गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वह जानती थी कि उसकी छोटी अभी 18 साल की हुई है और यह सोच सोच कर कि उसके साथ क्या हुआ होगा, सरगम की हालत खराब थी। सरगम भागते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आई और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कल रात मेरी बहन यहाँ आई थी, उसका नाम मीरा है, आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ पर होगी। रिसेप्शनिस्ट ने सरगम को देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी मैम, हम अपने गेस्ट के बारे में किसी को नहीं बता सकते। सरगम को गुस्सा आ गया, लेकिन वह अपना गुस्सा रिसेप्शनिस्ट पर नहीं निकाल सकती थी। उसको क्या समझ आती कि उसकी बहन यहाँ क्यों आई है और कैसे आई है। तभी सरगम की नज़र वहाँ सिटिंग एरिया में बैठे एक आदमी पर गई। सरगम ने उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह आदमी खान बीवी के लिए काम करता था। सरगम को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो मीरा को लेकर यह आदमी ही यहाँ आया होगा। सरगम ने अपने आंसू पोंछे, उस आदमी के पास गई और जाते ही उसने उसका कॉलर पकड़कर हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें तो हम भाई बोलते हैं ना, और तुमने अपनी ही बहन को किसी के हवाले कर दिया। एक बार नहीं सोचा कि वह अभी अभी 18 साल की हुई है, बच्ची है, तुमने बच्ची को यहाँ भेज दिया। कहते कहते सरगम के आंसू फिर से टपकने लगे। वह आदमी धीरे से लेकिन दांत पीसता हुआ बोला, जो बोलना है बाहर चलकर बोलो, यह 5 स्टार होटल है, यहाँ ड्रामे मत करो। 10 मिनट बाद सरगम और वह आदमी एक 5 स्टार होटल के गार्डन में खड़े हुए थे। वह गार्डन 5 स्टार होटल के बाहर की तरफ था। सरगम ने उस आदमी के कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, शर्म नहीं आती? खान बीवी के घर की सारी औरतें तुम्हें भाई बोलती हैं और तुम उनकी इज्जत नीलाम करते फिरते हो। यह भी नहीं सोचा कि मेरी मीरा कितनी छोटी है और तुमने मेरी मीरा के साथ इतनी घटिया हरकत की।
उस आदमी ने सरगम के हाथों को अपने कॉलर से छुड़वाकर गुस्से में कहा, अगर मैं सबको अपनी बहन बनाने लगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा। खान बीबी खैरात खोल कर नहीं बैठी कि जो भी आए उस लड़की को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दे। धंधा करती हैं धंधा, और इस धंधे में उस घर की सारी लड़कियों को गुजरना पड़ेगा, समझी, वरना खान बीबी का घर छोड़कर चली जाए। सरगम बोली, वादा करती हूँ खान बीबी से उन सारी लड़कियों को आज़ाद करवा लूंगी, लेकिन पहले तू यह बता मेरी बहन कहाँ है। सच कहती हूँ, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हें और खान बीवी को जान से मार दूंगी। उसके बाद बेशक मुझे सारी जिंदगी जेल में चक्की क्यों ना पीसनी पड़े, लेकिन तुम दोनों हैवान को तो इस दुनिया में मैं रहने नहीं दूंगी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या कर लोगी तुम। कुछ नहीं कर सकती। अरे तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियों को मैंने 5 स्टार कमरों के होटल में पहुंचाया है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तुम भी नहीं बिगाड़ पाओगी। 4-5 दिन हाथ पैर मारोगी और फिर चुपचाप इस धंधे में लग जाओगी। जब पेट में आग लगती है ना, तो इस पेट की आग को बुझाने के लिए लड़कियां यह सब करने पर तैयार हो जाती हैं। सरगम भी गुस्से में बोली, इस जहां में मत रहना कि मैं और मेरी बहन तुम्हारी चापलूसी में आ जाएंगी। मैं अपनी बहन को बचाकर रहूंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। तू बस यह बता मेरी बहन है कहाँ। वह आदमी बोला, रूम नंबर 518 में जा जाकर ढूंढ ले अपनी बहन को। जब तक तो किसी भेड़िए ने उसे नोच लिया होगा। यह सुनते ही सरगम की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह वहां से भागती हुई उस होटल के अंदर चली गई। दूसरी तरफ उस 5 स्टार होटल के लग्जरी कमरे में एक लड़का शावर के नीचे खड़ा हुआ था। वह लड़का काफी हैंडसम था। 6 फुट की हाइट, लंबा चौड़ा शरीर, परफेक्ट लुक, लंबे हल्के बाल, नीली आंखें। वह कोई और नहीं बल्कि क्रस रघुवंशी था। क्रस बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ था और बाहर एक लड़की के सुबकने की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर खुद में ही बड़बड़ाया, इस लड़की ने सुबह से मेरा मूड खराब करके रखा हुआ है। क्रस नहा चुका था। उसने टॉवल अपनी कमर पर लपेटा और बाहर आया। बाहर एक 18 साल की लड़की, जो दिखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। उसकी काली आंखें, घने बाल, एकदम दूध सा रंग, हल्के सुनहरे बाल। वह लड़की दिखने में एकदम परी जैसी थी। वह लड़की उस कमरे के एक कोने में चादर लपेटकर बैठी हुई सुबक रही थी। क्रस लड़की के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जो होना था सो हो गया, अब रोकर मेरा और अपना दिमाग खराब मत करो। यह सुनते ही उस लड़की का रोना बढ़ गया। उस लड़की ने अपने आप को चादर से अच्छे से लपेटा हुआ था। उसके आंसू देखकर क्रस इरिटेट हो रहा था। लड़की कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। क्रस ने मीरा को सोफे पर बैठाया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, बहुत हो गया, मैं सुबह से तुम्हारा यह रोना बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्यों आई थी यहाँ? अगर इतना ही रोना था तो इतना कहकर क्रस ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और कबर्ड में से अपने लिए कपड़े निकालने लगा। क्रस ने एक शर्ट और लोअर पहना और अपनी बाजू फोल्ड करके मीरा को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मीरा तो इस वक्त क्रस से बहुत ज्यादा डर रही थी। उसकी आंखों में बस आंसू थे। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे रात का मंजर नजर आया और वह मंजर याद करके मीरा की आंखें और ज्यादा बहने लगी। क्रस अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा, उस लड़की को ही देख रहा था और मीरा वह तो आंखों में पानी लिए बस चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपनी चादर को अच्छे से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और जैसे जैसे उसके आंसू बह रहे थे वैसे वैसे क्रस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और तभी क्रस के कमरे को किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। क्रस ने गुस्से में मीरा को देखा और फिर कमरे के गेट की तरफ बढ़ गया। उसने गेट खोलकर देखा तो सामने आंखों में आंसू लिए सरगम खड़ी थी और उसके साथ 2 वेटर थे और वह वेटर सरगम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सरगम ने वेटर से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, छोड़ो मुझे, मेरी बहन है अंदर। वेटर बोला, मैडम आप ऐसे हमारे गेस्ट को परेशान नहीं कर सकती, चलिए यहाँ से। और तभी क्रस ने दोनों वेटर को हाथ से जाने का इशारा किया और वह दोनों वेटर वहां से चले गए। क्रस सरगम को अंदर आने का इशारा किया और सरगम जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाकर उसने मीरा को देखा तो उसकी तो सांसें ही रुक गई। मीरा ने सरगम को देखा तो अपने दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन रोने की वजह से मीरा कुछ बोल नहीं रही थी, बस सुबक रही थी। सरगम जल्दी से गई, उसने मीरा को कसकर गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद सरगम ने मीरा को डांटते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आई? खान बीवी का सिर
क्यों नहीं फोड़ दिया? भाग क्यों नहीं गई? किसने कहा था तुझे यहाँ आने के लिए? मीरा रोती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सरगम भी उसे अपने सीने में समेट कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीरा का दर्द शायद ज्यादा था, जो कुछ ही पल में खत्म नहीं होता। सरगम ने गुस्से में क्रस को देखा और बोली, आप जैसे अमीरों की वजह से सोसाइटी में इतना गंदा फैला हुआ है। तुम जैसे अमीरों की वजह से हम लड़कियां आए दिन मरती हैं। अब तो तुम्हारे जिस्म में ठंडक पड़ गई होगी, अब तो तुम्हारी आग ठंडी हो गई होगी। तुम्हारे थोड़े से सुख के लिए तुमने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। क्रस तो बिना किसी भाव के सरगम को देख रहा था। फिर उसने अपने शर्ट की बाजू थोड़ी थोड़ी चढ़ाई और कुर्सी डालकर सरगम के सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देख कर बोला, हो गया या और बोलना है? सरगम गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती? इतना कुछ करने के बाद भी कितने एटीट्यूड के साथ मेरे सामने बैठे हो। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। अरे हमें तो मजबूर करके यहाँ तक लाया जाता है, मार पीट कर यहाँ तक लाया जाता है, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं। आपके तो माँ बाप भी हैं, दुनिया भर का पैसा है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है। उसके बाद भी आप अपने थोड़े से सुख के लिए किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं। कहते हुए सरगम के आंसू रुक नहीं रहे थे। क्रस ने टेबल से टिश्यू पेपर उठाया और सरगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, या लो आंसू पोंछ लो, उसके बाद आराम से मुझे गाली देना। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुन करके सरगम के आंसू और ज्यादा तेज हो गए। मीरा वह तो डर के मारे किसी को देख भी नहीं रही थी। क्रस एक नजर सरगम को देखता और एक नजर मीरा को, और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों सगी बहन हो? सरगम गुस्से में बोली, तुम्हें क्या मतलब? जो करना था कर लिया, अब यहाँ बैठकर हमारे सामने महान मत बनो। क्रस ने एक किलर मुस्कुराहट सरगम को पास की और बोला, अरे तुम तो मुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। मैंने क्या किया? पैसे दिए हैं मैंने, अपनी चीज का इस्तेमाल तो करता ना। जाकर उससे लड़ो जिस दुकानदार ने चीज को बेचा है। सरगम अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी बहन नहीं है ना? अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो आपको समझ आएगा इस वक्त लड़की कितने दर्द से गुजरती है। हमारे पास माँ बाप नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर भी अपनी जिंदगी से जैसे तैसे लड़ झगड़ कर बड़ी हो गई, एक दूसरे को संभाल लिया। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है ना, उसके बाद भी आपने अपनी हवस मिटाने के लिए मेरी बहन को बर्बाद कर दिया। क्रस एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, पहली बात तो बहन है मेरी और मैं अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम अपनी छुटकी से करती हो। सरगम खड़ी हो गई, उसने मीरा को भी सहारे से खड़ा कर लिया। सरगम अपनी बहन को लेकर वहां से जाने लगी और तभी क्रस ने मीरा की चादर को पकड़ लिया। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तो पहले ही रो रही थी, रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी, फिर क्रस के ऐसा करने से उसे हिचकियां भी आने लगी। सरगम ने यह देखा तो क्रस को देखकर गुस्से में बोली, यह क्या बदतमीजी है? और क्रस मुस्कुराकर कहा, क्रस बहुत शरीफ है, लेकिन बस अपने घर वालों के सामने। सरगम को समझ नहीं आया कि क्रस ने क्या कहा और तभी क्रस ने झटके से उस चादर को खींच लिया और मीरा की चीख निकल गई। सरगम ने देखा तो मीरा ने व्हाइट कलर का वन पीस पहना हुआ था जो उसके ऊपर था। मीरा को देखकर लग रहा था कि उसने वह ड्रेस उतारी ही नहीं और शायद रात से ही पहन रखी थी। सरगम ने हैरानी से मीरा को देखा और फिर क्रस को। क्रस ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चादर को बेड पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी छुटकी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान, कितनी नौटंकी करती है यह लड़की, सुबह से रोए जा रही है। 100 बार कह चुका हूँ कि मेरे इसके बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका तो रोना ही कम नहीं हुआ। कितनी नौटंकी है बहन, मैंने पहली बार इतनी नौटंकी लड़की देखी है। जरा पूछो इससे यह इतने आंसू क्यों बहा रही है, जबकि मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, यह सोचकर कि कल रात उसकी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो मीरा इतना रो रही थी। सरगम ने मीरा को अपने गले लगाया और उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए बोली, मीरा क्या हुआ था? बता मुझे छोटी, एक बार बता मुझे क्या हुआ था। मीरा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखें बंद करके सरगम के गले लगे रोती रही। और तभी क्रस हल्का सा झुककर मीरा को देखने लगा और बोला, ए छोटी, बता जरा अपनी बहन को कि कल रात क्या हुआ। सरगम ने मीरा के दोनों गालों को अपने हाथ
हाथों में भरकर कहा, मीरा देखो कुछ नहीं हुआ तो मुझे बताओ, तुम इतना रो क्यों रही हो? मीरा ने टेढ़ी नजरों से क्रस को देखा और बिल्कुल दबी हुई आवाज में बोली, इन्होंने मुझे मारा। क्रस ने अपने कानों को हल्का सा हिलाते हुए कहा कि छुटकी, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा तुमने? मीरा धीरे से बोली, इन्होंने मुझे मारा। सरगम ने क्रस से कहा, आपने मेरी बहन को मारा? क्रस बोला, देखो मैं ड्रग्स के नशे में था, मुझे कुछ भी नहीं याद, लेकिन यह कह रही है तो मान लेता हूँ कि मैंने इसे मारा होगा, लेकिन इतना नहीं मारा जितना इसने रो रो कर अपने सुंदर से चेहरे का बैंड बजाया। मुझे तो यकीन नहीं आता मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, तब इसने अपनी यह हालत कर ली। अगर गलती से मैं इसके साथ कुछ कर देता तो या तो सुसाइड ही कर लेती। इस बार मीरा थोड़ा सा गुस्से में बोली, आपने मुझे किस किया था? यह सुनकर तो उसने अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहा, अच्छा कैसे किया था बताओ जरा। मीरा शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। उसने फिर से अपना सिर अपनी बहन के सीने पर रख लिया और बच्चों की तरह अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए। बस बोला, लेकर जाओ इस नौटंकी को, छुटकी कहीं की, सुबह से रो रो कर मेरे कान में दर्द कर दिया, जबकि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। मुझे कल याद भी नहीं कि मैंने इसके साथ कुछ किया हो, और सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ। इसने मुझे बताया भी नहीं कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन इतना पता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। सरगम कुछ नहीं बोली, बस वहां से जाने लगी और तभी कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, अपनी बहन को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि हर बार मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। सरगम कुछ नहीं बोली और सरगम मीरा को संभालते हुए वहां से ले गई। दोनों बहनों के जाते ही क्रश के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। क्रश नाइट स्टैंड पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करके कहा, कल रात मेरे साथ यह घटिया हरकत किसने की है? 24 घंटे में मुझे वह आदमी अपनी आंखों के सामने चाहिए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।